सुबह 7 बजे से ही उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है। पहले चरण का मतदान हुआ था गन्ना बेल्ट में और दूसरे चरण की वोटिंग इस वक्त चल रही है मुसलमान बेल्ट में, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रामपुर से आजम खान जो 9 बार के विधायक हैं, वो जेल से ही, सीतापुर जेल में वो बंद है, वहां से ही विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया था अखिलेश यादव ने। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले उनके बेटे स्वार से अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में है। 2017 में उनकी ओर से चुनाव लड़ा गया था, हालांकि बाद में उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। शाहजहांपुर से 8 बार के विधायक सुरेश खन्ना चुनावी मैदान में है, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं, दूसरे चरण का मतदान शुरू होने के ठीक बाद वो मीडिया कैमरे के सामने आते हैं और एक बार फिर से हुंकार भरते हैं, अब की बार 300 पार। इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बता दें जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, दरअसल मेरे एक तरफ गोमती रिवर फ्रंट है तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर एक बड़ा सा पार्क जो मायावती जी की ओर से अंबेडकर पार्क बनाया गया था वो भी है। लखनऊ जो अपनी खूबसूरती के लिए नवाबों का शहर जाना जाता है, वहीं से किसका होगा राज तिलक, ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है साहब आपका। विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और विजय शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शरद प्रधान साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर 300 पार का नारा देते हुए चुन चुन कर एक एक लोगों पर निशाना साधा। रामपुर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं इस वक्त और वहां को लेकर उन्होंने आजम खान को लेकर कहा कि दरअसल वो जेल में है, खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आए। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं और 300 पार का जो नारा उस समय बुलंद किया है जब दूसरे दौर का मतदान चल रहा है, इसके मकसद और मायने किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है कि जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है उसको तो अपनी बात पे ही रहना पड़ेगा। तो 300 का नारा पहले से शुरू से दे चुके हैं तो हमेशा 300 ही कहेंगे, तो मार्च 10 तारीख तक तो कहना ही पड़ेगा उन्हें, मजबूरी है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इस दौर का सवाल है, ये बड़ी प्रतिष्ठा का, बीजेपी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि 55 में से 38 सीटें बीजेपी को मिली थी, जो बहुत बड़ा नंबर है। और कहीं पे भी जब भी आदमी पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है तो फिर ऊपर फर्दर चढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो 38 से 45 होना मुश्किल है, लेकिन 38 से नीचे आना नेचुरल है। ठीक है, आपको लग रहा है कि बीजेपी की प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 55 में से 38 सीटें उसके पास थी, समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 15 सीटें थी। तो इस बार विजय शुक्ला जी आपको क्या नजर आता है? समाजवादी पार्टी इस पूरे के पूरे मुस्लिम बेल्ट में, क्योंकि पिछली बार ध्रुवीकरण हुआ था, इस बार की परिस्थिति अलग है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 80 बनाम 20 को विस्तार से यहाँ पर डिफाइन किया है। देखिए, ये जो चुनावी युद्ध जो है इस रुहेलखंड में पहुंचा है, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने यही है कि वो इस जो गठजोड़ है, ये जो मुस्लिम और अमरोहा और मुरादाबाद में जाट और इसके बाद यादव बेल्ट शुरू हो जाती है, यहाँ उससे कैसे पार पाती है। ये एक अलग बात है कि उनका भी समर्थक मजबूती से खड़ा है, उनका भी, और जो गठबंधन है उसका भी खड़ा है। लेकिन अब इन सीटों को रिपीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल शरद जी ने सही कहा, पहाड़ चढ़ने जैसा है। लेकिन ये जरूर बात है कि अपना अपना वोटर निकल रहा है, मतदान कर रहा है और आपको रोचक इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या रोचक परिणाम विजय उपाध्याय जी आने वाले हैं और मुख्यमंत्री का खुद सामने आना? देखिए, एक तरफ मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ तमाम बड़े मुद्दों को वो गिनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की भी उनकी ओर से बात की गई, जिस बुर्के को लेकर, नकाब को लेकर इतना बवाल देश भर में छिड़ा हुआ है। देखिए, इस पूरे इलाके में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो आप ये मानिए कि उससे जो रूलिंग पार्टी है उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में मुरादाबाद जैसा जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, उत्तर प्रदेश के 2 जिले मुस्लिम बाहुल है, रामपुर और मुरादाबाद, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, वहां पे भी 3 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और रामपुर में 2 सीटें जीती थी। जो 38 सीटों का आंकड़ा इनके पास 55 सीटों में है, तो वोटिंग परसेंटेज पे सारी चीज डिपेंड करेगी, क्योंकि जो सरकार के खिलाफ लोग हैं, जो सरकार को बदलना चाहते हैं, वो उत्साह से वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये सरकार के समर्थकों की, यानी कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनकी वो कितना रोल प्ले करते हैं, ये वोटिंग परसेंटेज से ही निर्भर होगा। अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे जो 38 सीटें हैं बीजेपी की, शायद उसमें से वो सीटें ज्यादा बचा पाने में कामयाब हो या सीटें बढ़ भी सकती हैं। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज डाउन रहता है तो चूंकि बीजेपी का कार्यकर्ता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो में,
अगर वो ठीक से निकलेगा, पन्ना प्रमुख इनके काम करेंगे तो निश्चित तौर पे पुराने परिणाम को ये रिपीट कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। क्या ऐसा हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे संवाददाता सुबह से ही आपको जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिजनौर से अमित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, बदायूं से आशुतोष मिश्रा, मुरादाबाद से वरुण सिन्हा। लेकिन पहले हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? आसपास की तस्वीरें भी आप बताएं। देखिए बिल्कुल चित्रा, मैं जहां खड़ा हूं वो बिजनौर शहर की सीट है और इस सीट पर बीजेपी 2017 से लगातार काबिज है। इस बार डॉक्टर नीरज चौधरी जो है वो आरएलडी की तरफ से जो है टक्कर दे रहे हैं सुची चौधरी को, जो पिछली बार भी यहां से विधायक बनी थी। अभी मैंने इन दोनों कैंडिडेट से जो है बात की तो सुची चौधरी ने कहा कि विकास, सुशासन और महिला सुरक्षा और कानून बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी तरफ नीरज ये कह रहे थे कि ये वो मुद्दे हैं, विकास के कार्य तो यहाँ पे पता चल जाता है, जब आप दिल्ली से बिजनौर आते हैं तब पता चल जाता है कि सड़क गड्ढे में है, गड्ढा सड़क के अंदर है, ये साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नारियल फोड़ा जाता है तो सड़क फूट जाती है। इस तरीके के दृश्य यहाँ लगातार देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ सुची चौधरी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही चित्रा। उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा और साथ ही साथ महंगाई और बेरोजगारी जो है वो र्यूमर है विपक्ष का, इसका इन चुनाव से लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ नीरज ये कह रहे हैं कि अगर ये र्यूमर है तो बताएं कि किसी ने सोचा था कि 100 रुपए में पेट्रोल और 90 रुपए में डीजल मिलेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं, यहाँ पर लोग लगातार जो है सुबह 7 बजे से जो है यहाँ वोट करने आ रहे हैं और वोटिंग के लिए छोटी छोटी लाइनें हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है वोट किया जाए और उसके बाद ही जो है जलपान किया जाए। बिजनौर शहर के अंदर 2017 के अंदर बीजेपी ने 8 में से जो है वो 6 सीटें जीती थी, लेकिन उपचुनाव हुए थे 2018 के अंदर, 1 सीट बीजेपी को हार गई थी। जो वर्तमान स्थिति है वो 5 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है, 3 समाजवादी पार्टी के पास है और इस बार आरएलडी उनकी साथी है। 2017 के अंदर आरएलडी जो है अलग लड़ी थी। अब देखना यह है कि क्या यहाँ पर गठबंधन बीजेपी को टक्कर देके उनकी कुछ सीटों को खींच पाएगा या फिर बीजेपी अपनी सीटें फिर से 6 की जगह 8 करेंगी, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों का ये कहना था कि इस बिजनौर शहर की 8 की 8 में से वो जीतने वाले हैं। चित्रा, दिलचस्प है। बीजेपी की ओर से दावे अलग हैं, वहीं समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के दावे अलग हैं। बीएसपी भी सेंधमारी की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सुबह से ही मतदाताओं की ये लंबी कतारें ये बताने के लिए काफी हैं कि कितना उत्साह कम से कम द्वितीय चरण के मतदान को लेकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। शरद जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन प्रथम चरण में हम सब ने देखा था पिछले बार के मुकाबले इस बार 3% वोटिंग कम हुई है, लेकिन इस बार सुबह से जो कतारें नजर आ रही हैं, आपको लग रहा है कि पुराना रिकॉर्ड कम से कम ये जो बेल्ट है आज जहां पर वोटिंग चल रही है वहां के मतदाता तोड़ेंगे? इतना मुझे लगता है क्योंकि पिछली बार भी पहले चरण में भी सुबह के टाइम बड़ी उत्साहपूर्ण वोटिंग हुई थी और मुझे खुद ताज्जुब हो रहा था देख देख करके जहां जहां आपके वोटर्स दिखला रहे थे विजुअल्स की बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ा तो वोटिंग कम हो गई। सुबह तो लग रहा था कि वोटिंग पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी। बिल्कुल। तो इसलिए अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये वाकई में असली उत्साह है या सिर्फ सुबह की वो है। लेकिन जहां तक इसका सवाल है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें है जो एक तो अभी इन्होंने आपको बताया हिमांशु ने कि पिछली बार आरएलडी अलग से लड़ी थी, एक बार गठबंधन में है। दूसरा, पिछली बार इलेक्शन जो है मल्टी कॉर्नर था, बसपा एक सीरियस प्लेयर के रूप में देखी जा रही थी। बिल्कुल। इस चुनाव में बसपा जो है उसको सिर्फ माना जा रहा है कि वो आम धारणा ये बन चुकी है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो इस वजह से सर्टनली आपकी बार जो वोटिंग है वो किस तरह काफी आश्चर्यजनक रिजल्ट्स होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि दूसरे चरण में जहां जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर मुस्लिम मतदाता के बाद सबसे ज्यादा अगर मतदाताओं की तादाद है तो वो बहन मायावती जी की पार्टी की है। लेकिन इसके बावजूद पिछली बार उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा था। ऐसे में इस बार बीएसपी का हाथी, हालांकि अभी अभी योगी आदित्यनाथ की ओर से मायावती की हाथी पर भी टिप्पणी की गई है कि वो बहुत ज्यादा खा जाता है, उसका पेट तो बहुत बड़ा है, अपने ही अंदाज में बोल रहे थे। लेकिन आज तक अपने खास अंदाज के लिए जाना जाता है। हमारे ठीक ऊपर आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं जिसके जरिए कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उनके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही लखनऊ में सुबह सुबह का माहौल कितना खुशनुमा है वो भी आप देख रहे हैं।
यहाँ पर सूरज खिला हुआ है और यकीनन उसकी किरणें यहाँ के लोगों को तो काफी प्रभावित कर रही हैं, खुशनुमा सा माहौल। लेकिन प्रथम चरण में मौसम काफी ज्यादा ठंडा था, इस वजह से भी माना जा रहा था कि लोगों ने अपने घरों से वो कम निकले और मतदान उस तरह से नहीं हुआ जैसा कि 2017 में। लेकिन यहाँ पर विजय जी एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, मुद्दे इस बार के क्या रहे हैं जो जनता को प्रभावित करते हुए आज के चरण में जो लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए जाए होंगे, उन मुद्दों को जहन में रखते हुए, और ये जो हिजाब और नकाब का मामला चला है वो कितना ज्यादा प्रभावित करने वाला है? देखिए, हिजाब और नकाब का जहां तक मामला है वो मुस्लिम बेल्ट जो ये सेकंड फेज है सबसे ज्यादा इसी पे असर डालेगा। इसलिए भी यहाँ पे एक खास बात मुस्लिम मतदाताओं में है कि मैंने जो नोट किया है कि इस बार वो पुरानी स्ट्रेटजी के आधार पे वोट नहीं कर रहे हैं कि हमें बीजेपी को उसको वोट देना है जो बीजेपी को हराएगा। इस बार वो गठबंधन को वोट कर रहे हैं, और चूंकि वो गठबंधन को वोट करते हुए यानी बीजेपी को हराने के लिए तय कर लिया है उन्होंने कि हमें इनको जिताना है, इसलिए बीएसपी की लड़ाई उतनी अच्छी नहीं दिख रही इस इलाके में। लेकिन अगर देखें लाभार्थी क्लास तो उसके हिसाब से बीजेपी बहुत मजबूत नजर आती है, क्योंकि 14 करोड़ लोगों को वो खाद्यान्न दे रहे हैं, 1.5 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको खाते में पैसा दे रहे हैं, 35 लाख संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को खाते में पैसा दे रहे हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, महिलाओं को तमाम उन्होंने इस तरह के पैसे भी दिए हैं अकाउंट में डायरेक्ट। और 1100 रुपए तो उन बच्चों के माता पिता के अकाउंट में डाला है जो प्राइमरी में पढ़ते हैं। वो एक बहुत बड़ी तादाद है, हालांकि वो ड्रेस और जूते के लिए दिया है, लेकिन उसका भी एक असर होता है जब कैश किसी के अकाउंट में पहुंचता है। तो लाभार्थी क्लास अपने आप में एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गठबंधन के लिहाज से। ठीक है, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। हालांकि पिछले 92 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में मैं रिपोर्टिंग कर रही हूं, और यहाँ पर जो आपने बात कही, जो स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए पैसे डाले जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे घर वाले ऐसे भी रहे जिन्होंने बच्चों की यूनिफॉर्म उस तरह से नहीं बनवाए थे। मैंने कई सरकारी स्कूलों का जायजा लिया था, वहां पर इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिली थी। सरकार को सोचना होगा कि आखिर अगर पैसे डाले जा रहे हैं तो बच्चे यूनिफॉर्म में क्यों नहीं पहुंचते हैं, छोटे छोटे जो स्कूल हैं वहां पर। लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन जल्दी से ब्रजेश जी आपकी एक टिप्पणी, इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है जिसको जहन में रखकर जनता वोटिंग के लिए निकल रही है? देखिए, मुद्दा सरकार जो है अपने वो काम गिना रही है कि मैंने क्या क्या दिया, मैंने क्या मदद की, क्या कहां तक पहुंचाया, और एक वो लोग हैं जो लोग कह रहे हैं सरकार असफल हुई। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा ये है योगी हटाओ और योगी लाओ के बीच के चुनाव हो रहा है, और जबरदस्ती। ठीक है, मैं यूपी लौटूंगी, उत्तराखंड चलते हैं। सुप्रिया भारद्वाज इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। हरीश रावत आज किस तरह से दम बन रहे हैं उत्तराखंड में चुनाव को लेकर? सुप्रिया। चित्रा, उत्तराखंड में जो है कांटे की टक्कर है, क्योंकि इस बार एक और फैक्टर भी है, आम आदमी पार्टी। अब लेकिन जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी हमारे साथ है। पूजा अर्चना करी है आपने सर, क्या मांगा? कांग्रेस के लिए विजय और अपने लिए सेवा। अच्छा, क्या मुद्दे आपको लगते हैं, क्योंकि कल जो है बीजेपी की ओर से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी उठा दिया गया है, उसको कैसे देखते हैं आप? आप नासमझी में आप कुछ भी मुद्दा उठा लीजिए, ये बताइए, और राज्य का विषय है। हाँ, यदि नरेंद्र मोदी जी का स्थान जो है श्री पुष्कर धाम ही लेने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो अपनी बात कह सकते। अदरवाइज जो है, जो जिस गुरु ने उनको पढ़ाया उस गुरु ने ये नहीं बताया कि कौन सी चीज तुम्हारे अधिकार में, कौन सी तुम्हारे अधिकार में नहीं है। ये राज्य के अधिकार का विषय नहीं है। कॉमन सिविल कोड जैसी चीज को जो भी होगा एक राष्ट्रीय भाषा और संवैधानिक कदम है, तो आप कैसे कर लेंगे? अच्छा, इसके साथ साथ आपने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट भी डाली है, क्या कंप्लेंट डाली है सर आपने? आज सुबह तड़के महापाप हुआ, महापाप। सारे उत्तराखंड के अंदर कोई सीट ऐसी नहीं है जहां भाजपा ने पैसा, शराब आदि नहीं बांटी है। लोग कहते हैं 100 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है उत्तराखंड के अंदर इस काम के लिए। भाजपा ने अंतिम सहारा, उनके मुख्यमंत्री से लेकर के उनके मंत्रीगण, दूसरे लोग शराब, कुकर, साड़ी आदि बांटते हुए देखे गए हैं और उनके वीडियो वायरल हुए हैं। 12 मेरे पास ऐसे वीडियोज हैं जिनको देखने के बाद मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मैंने आक्रोश में एक भी पोस्ट भी डाली। और मैं समझता हूं कि यदि इलेक्शन कमीशन ठीक से संज्ञान लेगा तो इनके वो 12 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
इसके साथ साथ सुप्रिया भारद्वाज, हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से बातचीत करते हुए उत्तराखंड का भी चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ 3-3 मुख्यमंत्री बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर एक बार फिर से मैदान में है। पुष्कर धामी वहां पर जीत के हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हरीश रावत के नेतृत्व में 70 सीटों में से ज्यादा सीटों को जीतने का दावा कर रही है। किसके दावे में कितना दम है 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो वोट डालने के लिए आप जरूर जाएं, क्योंकि यही लोकतंत्र की आपकी सबसे बड़ी ताकत है।